परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम सम्माननीय श्री एनपी सिंह जी, और अभी मेरे साथ में पधारे हुए आदरणीय श्री विजय कुमार जी, जो महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में आप सेवाएं दे रहे हैं, और मेरे सम्मुख सभी पूज्य सन्यासी वृंद, पूज्य साध्वी बहनें और हमारी सभी श्रद्धेय स्वामी जी के योग के आप सभी योद्धा भाई बहनों, अच्छी बात है कि महाराज जी ने आपको लक्ष्य दिया, आपने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, आगे की योजनाएं बनेंगी, बनी थी, अच्छा किया है और अच्छा करोगे। तो मैं अभी सुबह से तो आज आना तो मुझे 11 बजे था, पर हमारे सच माने तो ऐसे मेहमान आज आए सारे, क्योंकि पहले तो हरियाणा के चेयरमैन साहब बोर्ड वाले वो भी हमारे पास ही पहुंच गए, बोले मैं तो दे आया आपके अनापत्ति प्रमाण पत्र वेद प्रकाश जी। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर उससे पहले एक और सज्जन आ गए, फिर आपका आगमन हुआ। अच्छा लगता है, जैसे आपने भी पतंजलि के कुछ नए रूपों को वहां देखा, अभी नए रूपों को यहाँ देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम आपको क्या शिक्षा दीक्षा दें, तो आप सब जानते हैं, तो हम अपने रिपोर्ट कार्ड पेश कर देते हैं महाराज जी, और क्या करें हैं। ठीक, वही ठीक है, क्यों जैन किसी से हम भाषण तो महाराज जी का हम क्या दे सकते हैं, शिक्षा भी नहीं दे सकते, दीक्षा भी नहीं दे सकते, सिखा भी नहीं सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर आपका अंतर्निहित है। नहीं, कभी कभी वो आपके अंदर पहुंचने पर और कुछ रूप में आ जाता है, वो अलग बात है। तो आशीर्वाद देने लायक बन सकूं, ऐसा आशीर्वाद आप सब हमको दे देना, ठीक। हाँ, क्योंकि आप लोग आशीर्वाद दे देना, जिससे कि हम आशीर्वाद देने लायक बने, फिर हम आपको वापस लौटा देंगे। थोड़ा थोड़ा सब दे देना, सब दे दोगे तो हम बड़े हो जाएंगे, फिर ज्यादा ज्यादा वापस लौटा देंगे। बाल कृष्ण कभी बड़े बन ही नहीं सकते, बाल कृष्ण। आपको सन्यास देना पड़ेगा, तब तक बड़े। सन्यास इनमें से करीबन आपके 1000 लोग तैयार होकर ले लेंगे, 1001 मैं हो जाऊंगा। ठीक, एनपी साहब का पहले आ जाएगा नंबर। तब तक तो हमारे विजय कुमार जी भी आ जाएंगे रिटायर्ड होकर के। तो संगठन की बात बहुत हुई होंगी, संस्थागत बहुत सारी गतिविधियों को भी आपने समझा सुना होगा। पतंजलि के संदर्भ में, क्योंकि भगवे वस्त्रों में श्रद्धेय स्वामी जी हैं, अभी बहुत सारे श्वेत और भगवे वस्त्र में हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी भाई बहन भी हैं। तो जब पतंजलि प्रारंभ हुआ तो सब लोगों ने एक ये प्रयास किया कि जब बात होती थी औषधि की, तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, इनके पास तो साधन भी नहीं है, ये दूसरों से बनाते हैं फिर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि एक सन्यासी ब्रह्मचारी कोई अपनी संस्था चला करके औषधि बनाने भी शुरू कर दे, तो उसको ये कह करके लोगों में एक भ्रम पैदा किया जा सके कि उनको लगे कि हाँ, ये सन्यासी ब्रह्मचारी ये कहाँ क्या बना लेंगे। तो इनके बस का बाबा लोगों की एक लेकर के मानसिकता, एक अलग तरह की अवधारणाएं समाज में रही। पर इस विषय में मैं धन्यवाद करें या हम कृतज्ञ हैं, पहले तो महर्षि स्वामी दयानंद का, जिन्होंने सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को भी क्रियाशील रहने का मंत्र दिया। उसके बाद हम धन्यवाद कर सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी को, जिन्होंने कहा कि सन्यास का मतलब पलायन नहीं है, सन्यास का अर्थ सेवा है, सेवा करने के लिए
कोई अमेरिका से या यूरोप से यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी भी सेवा कर सकते हैं, ये अवधारणा उन्होंने शुरू करी। इसी परंपरा को बड़े रूप में श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरे देश और दुनिया में खड़ा करने का काम किया। तो लोगों का काम है तो उसको किसी तरह से उस आभा को, उस चीज को दबाने या रोकने का काम करें, तो वो उन्होंने शुरू किया। उसके बीच में भला हो वृंदा करात का आप सब जानते हैं, लगभग 2004-5 के जमाने की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने जो एक तरह से पूरा जो दोषारोपण और आक्षेप का जो काम चला, उस समय पर पूरे देश की मीडिया ने देखा कि पतंजलि के पास यानी दिव्य फार्मेसी के पास में कितने संसाधन हैं, कितने मशीनें हैं, कितना एडवांस लेवल का रिसर्च लैब है। तो वो रिसर्च लैब को हमने एक बड़े लेवल पर पूरे वैश्विक स्तर पर दिखाने का या लोगों को देखने का मौका मिला। तो उससे जो लोग अनर्गल जो बातें थी एक लेवल पर रुक गई। फिर ज्यों-ज्यों हम बढ़ते रहे, लोगों ने कहा कि स्वामी जी मासेज में तो योगा सिखाते हैं पर क्लासेज में नहीं है, या योगा के ऊपर कोई, योग के ऊपर कोई रिसर्च और एविडेंसेस नहीं है। इस तरह की बातें उठने लगी तो पहली बार पूज्य स्वामी जी ने पूरी दुनिया के सामने यह सिद्ध किया कि योग अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। योग को सिर्फ थोड़ा स्वस्थ रहने का साधन माना जाता था, या योग जब पाश्चात्य जगत में जाके योगा बन गया था तो आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा पेट पाट हिलाने का, मोटापा कम करने का एक साधन माना जाता था। पर वो चिकित्सा एक विज्ञान के रूप में योग की जो स्वीकार्यता और उसकी प्रामाणिक रूप से स्थापित करने का काम महाराज जी ने किया, ये आप सब जानते हैं। उसी का परिणाम है कि आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग भाई बहन उन रूपों को देख करके आप संस्थाओं से जुड़ते गए। जुड़ने के बाद में फिर आयुर्वेद वगैरह की चीजें बढ़ने लगी, तो फिर वो क्वेश्चन, फिर वही बातें कि नहीं, पतंजलि के इतनी चीजें तो बनाने के लिए तो साधन और मशीनरी और सेटअप नहीं है। आप सब जानते हैं कि उसके बाद में फिर जो है दुनिया का जो सबसे बड़ा फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, और देश का सबसे पहला फूड पार्क भी बनाने का सौभाग्य पतंजलि को मिला, तो उन लोगों के लिए फिर करारा तमाचा था। फिर थोड़े दिन शांति के साथ शांति से रहने के बाद में फिर इसी तरह की बातें की रिसर्च के लिए पतंजलि के पास क्या है, जिस तरह के सेटअप बनाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या है। उसी के बीच में 2018 में, 2016 में शायद मोदी जी ने जो है यहाँ पर जो हमारा पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का जो बड़ा भवन और जो रिसर्च का सेटअप है आकर के उन्होंने उद्घाटन किया, तो उन लोगों के लिए फिर उनका एक करारा उत्तर था। और इतना ही नहीं, अभी पतंजलि के पास NABL एक्रेडिटेड हमारे पास 3 रिसर्च लैब हैं और NABH एक्रेडिटेड 2 हॉस्पिटल्स हम रन करते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में ये एक सबसे बड़ी बात है। यानी आयुर्वेद में किसी के पास, मुझे नहीं पता कोई NABL एक्रेडिटेड लैब होगा, रिसर्च लैब होगा तो एक आध होगा, 2 या 3 तो किसी के पास नहीं होगा। और हो सकता है कि किसी के पास हो NABL एक्रेडिटेड एक हॉस्पिटल हो सकता है, पर 2 हॉस्पिटल हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ऐसा काम पतंजलि कर रहा है। उसके बाद में फिर बात आई रिसर्च को लेकर के। लोगों ने कहा कि रिसर्च को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, कोरोना का टाइम आया, बहुत सारे प्रश्न लोगों ने, क्योंकि लोगों को जब दिखता है कि अब ये संस्था खड़ी होगी, यह संस्था के माध्यम से योग और आयुर्वेद खड़ा होने वाला है, तो उसको दबाने के लिए बहुत सारे प्रयास होते हैं। उनके ऊपर बहुत सारी व्याख्या करने की या उसकी बहुत चर्चा लंबे की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमने पूरी तरह से जो गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन के साथ CTRI से रजिस्ट्रेशन से लेकर के अप्रूवल से लेकर के जितने भी परमिशंस की जरूरत थी, सब लेकर के हम लोगों ने प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टडी करी हुई थी। हमारा डेटा ऑथेंटिक था, प्रामाणिक था, और हमने सब सिस्टम फॉलो किया हुआ था। चिल्ला चिल्ली कर करके भी वो कुछ न कर पाई। ये आयुर्वेद की ताकत थी, ये पतंजलि का सामर्थ्य था। उसकी वजह से हम लोग लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम लोग कोरोनिल के माध्यम से देश के 1 करोड़ परिवार में लगभग हम पहुंचे हैं।
1 करोड़ परिवार में पहुंचने का मतलब यह होता है कि लगभग हम 5 करोड़ लोगों तक तो पहुंचे होंगे, 5 से 10 करोड़ लोगों तक। यानी वो कोरोना की जो विभीषिका है, यदि कोरोना ना होती, पतंजलि ना होती, तो शायद उसकी जो संख्या लाखों में और मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना थी। यानी पतंजलि ने लाखों लोगों की जीवन रक्षा का काम भी पतंजलि ने किया। और पतंजलि ने तब किया, किसी का कोई सहयोग नहीं, विरोध और षड्यंत्र और विविध तरह के अपमान और प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। इसमें निश्चित रूप से आप सबका बड़ा योगदान है, आप सबका साथ सहयोग। आप जहां जहां पर भी हैं, जहां से भी आप सेवा कर रहे हो, आप लोगों ने अपने मोर्चे को वहां पर बहुत अच्छी तरह से संभाला, इसलिए भी हम निर्विवाद रूप से उस लक्ष्य को वहां पर पहुंचाने में सफल हुए। फिर बात आई रिसर्च की। इसके बाद फिर रिसर्च को लेकर के कई सारे प्रश्न कई तरह से लोगों ने खड़े करने का प्रयास किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि टोटल भारतवर्ष के अंदर में आयुर्वेद के क्षेत्र में जितना भी जो क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल या इंटरनेशनल लेवल के टॉप रिसर्च जर्नल में जो डेटा पब्लिश्ड होता है, उसमें करीबन आज के दिन में, पिछले यदि 3-4 साल की बात मैं करूं, तो लगभग 70% कंट्रीब्यूशन सिर्फ पतंजलि का है। यदि दुनिया में कोरोना के टाइम पर भी यदि कोई संस्था बंद नहीं हुई और पूरी तरह से निरंतरता के साथ सब सारी चीजें खुली रही, तो श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ से उस संस्था का नाम है पतंजलि। कोरोना को लेकर के इन्होंने हाय तौबा मचाया, सब कुछ हुआ, फिर भी प्रभु की कृपा ऐसी रही कि लोग देखते थे कि देखो पतंजलि वालों का क्या होता है। सिर्फ हमारे यहाँ एक ऐसी कैजुअलिटी हुई, हमारा एक सीनियर व्यक्ति चला गया। उसके पीछे जाने के पीछे भी कारण क्या था कि उसकी पत्नी मेडिकल की डायरेक्टर थी। डायरेक्टर होने की वजह से उसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटलाइज होने से बाद में उसको जो है वो और चला गया, जाता जाता चला गया, परिवारों को गलती से चला गया, नहीं तो कोई एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई कोरोना का टाइम पर। ये इससे सबसे बड़ा पतंजलि का एक उदाहरण है कि इतनी बड़ी संस्था और डेली खुली रही, सारी फैक्ट्रियां खुली रही, रिसर्च सेंटर खुला रहा, उसके बाद में भी यहां पर हमारा पूरा जो योग ग्राम है सब कुछ खुला रहा। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए। फिर भी प्रश्न खड़े होते रहे। फिर मैंने अभी डेटा इकट्ठा किया कि कितने कंट्री के लोग पतंजलि में आता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि लगभग 70 देशों के लोग, दुनिया के 70 देशों के लोग पतंजलि में आते हैं अपनी चिकित्सा कराने के लिए। इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। आज पूरे किसी भी दुनिया के अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल्स के अंदर में कभी भी एडवांस 6 महीने पहले की बुकिंग नहीं होती है। योग और आयुर्वेद की विधा के अंदर, जहां आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक कॉलेज के हॉस्पिटल्स में जहां लोग उठा करके लेबर मजदूरों को जिस दिन इंस्पेक्शन होना होता था, डायरेक्टर साहब उस दिन लाकर बिस्तर पे लिटा देते थे कि बोले मेरे यहाँ इतने पेशेंट्स एडमिट हैं, और पता चला दूसरे दिन इंस्पेक्शन हो गया, वो बिस्तर अभी खाली हो गए। तो ये आयुर्वेद की स्थिति थी, ये सत्य स्थिति थी। पर वहां पर आज यदि 6 महीना, 8 महीना, 1 साल पहले एडवांस बुकिंग चलता है हमारे आईपीडी में, तो उस आयुर्वेद की शक्ति को, उस दम को, सामर्थ्य को इस लेवल पर पहुंचाने का काम किया तो वो पतंजलि ने किया है। एक इसी संदर्भ में हमने कई बार चर्चा भी की और थोड़ी सी मैं बात कर देता हूं। वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया 1999 में WHO ने एक काम शुरू किया था कि वर्ल्ड में कितने प्लांट्स हैं जो मेडिसिनली यूज किए जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक काम किया, शुरू किया, स्टार्ट किया 2010 में, 2010 में, जब उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत 3-4 वॉल्यूम्स उन्होंने तैयार किए। लास्ट में उन्होंने कहा कि हम इस काम को बंद करते हैं क्योंकि यह काम ये दुरूह है, बहुत कठिन है, असंभव है। तो 2010 में जिसको WHO ने असंभव कह करके बंद कर दिया था, हमको ये बात का पता चला मुझे 2015 में। मैंने नहीं देखा कि WHO ने शुरू करके बंद किया था, 15 या 16 में मुझे इस बात का पता चला था। पर हमने तो 2008 से ही शुरू कर दिया था कि हमें दुनिया के अंदर कितने पेड़ पौधे हैं जो औषधीय रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं, उनके ऊपर काम करना है। कोई टीम नहीं, कोई साधन नहीं, कोई लोग नहीं, धीरे धीरे लोगों को जोड़ते हुए, टीम बनाते हुए, उनको भावनाओं के साथ में, उनको
ग्रूमिंग और मोटिवेशन और सब कुछ करते हुए वो काम शुरू हुआ। तो आज दुनिया के जो प्लांट्स बायोडायवर्सिटी, जो पादप जगत के लगभग 3,60,000 पेड़ पौधों में से हम लगभग 60,000 पेड़ पौधों को औषधीय गुणों से युक्त हैं, इसको आइडेंटिफाई कर करके चेकलिस्ट बनाने का काम यदि करने का काम किया तो वो पतंजलि ने किया। ये काम किसी संस्थानों का या किसी इंस्टीट्यूट का काम नहीं होता है। ये काम तो सरकार का, या जैसे मैंने कहा ना, जिस काम को WHO जैसी संस्था ने छोड़ दिया, कोई हवाई बात नहीं है। सारा डेटा आप अभी अभी बैठे बैठे गूगल में सर्च करोगे तो तुमको दिख जाएगा जो हम बात कह रहे हैं। यानी पतंजलि वो संस्था है जो WHO नहीं कर सकता, वो पतंजलि कर सकता। वो सबसे बड़ा वो उदाहरण है वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया। तो हम तब से लगे रहे। एक बार तो हमको लगा कि ये काम तो शायद ऐसा लगा कि गलत जगह पर हमने हाथ दे दिया, पर महाराज जी की बड़ी कृपा रही। तो महाराज जी की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो कृपा हमको मिली। तो उस कृपा का परिणाम ये रहा कि 4 अगस्त को हमने 51 वॉल्यूम्स वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया रिलीज किया था। कल हम लोगों ने 20 वॉल्यूम्स रिलीज किया, यानी 71 वॉल्यूम, लगभग 75,000 पृष्ठों की किताब का विमोचन हो चुका है। अब हमको करना बाकी है। 109 वॉल्यूम हमारा टारगेट है। तो हमारे 39 यानी 40 किताबें लगभग और बाकी हैं। वह किताबें भी हमें पूरा विश्वास है कि महाराज जी के जो संन्यास दिवस के अवसर तक हमारी टीम उसको पूरा कर लेगी। तो यदि जड़ी बूटी की दृष्टि से देखा जाए, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पौधे हैं जो औषधीय रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं, उसकी यह सबसे बड़ा यह अनुसंधान, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और कंपाइलिंग है, जहां 1,10,000 पृष्ठों से ज्यादा का डेटा और लगभग 24 लाख लगभग वर्नाकुलर नेम, 24 लाख, 24 लाख, 4.5 लाख से ज्यादा रेफरेंसेस, दुनिया के 2000 से ज्यादा ट्राइब्स का डेटा, और इतना ही नहीं, उसके अंदर यदि मैं बात करूं तो डिजीज की दृष्टि से देखें तो लगभग 1,000 से ज्यादा बीमारियों का उसमें डिटेल में प्रयोग है। तो इतना बड़ा काम। और उसमें 2-3 चीजें और यूनिक बना है। दुनिया के अंदर रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो क्यू गार्डन जिसको बोलते हैं, जो लंदन में स्थित है, जो बॉटनी के जो लोग हैं, वो लोग वहां पर कभी एक बार जाने का मौका मिलता है तो उसको गर्व महसूस करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो हमारे लिए हमारा मक्का मदीना है, क्योंकि हमारे वेदों को जानने के लिए जाने वाली जगह का नाम नहीं, हम तो 4 धाम बोलते हैं, तो वहां जाते हैं तो ऐसा बोला जाता है। तो वहां पर पिछले करीबन 350 साल में लीनियस से लेकर के आज तक में जो वहां पर जो डेटा है, वहां लगभग 11,500 प्लांट्स के कैनवास पेंटिंग्स हैं। 11,500, 350 साल में। और पतंजलि की इस परिसर में PRI में हमारे पास आज 32,000 कैनवास पेंटिंग्स हम बना चुके हैं। यानी दुनिया में वो फर्स्ट थे, क्योंकि सेकंड कोई था नहीं। कहीं होगा 500, 1000 डेटा कहीं पड़ा होगा, पर आज पतंजलि फर्स्ट है, पर सेकंड है तो हमसे 100 टाइम्स से भी पीछे है। और लाइन ड्राइंग भी हमने लगभग 35,000 प्लांट्स के लाइन ड्राइंग भी हमारे पास है। किसी भी आयुर्वेद और जड़ी बूटी के संस्थान के पास, कितने भी देश के अंदर में वो लोग जो अनुसंधान करते हैं, वो लोग कहते हैं प्रायः आयुर्वेद वालों को जड़ी बूटियों का पता नहीं, बॉटनी वाले भी ऐसा कहते हैं। तो पतंजलि एक ऐसी संस्था है जहां पर हजारों मोनोग्राफ भी तैयार है।
हर्बेरियम तैयार है। हमने कम से कम लाखों पौधों का हर्बेरियम भी बना करके यहां रखा है। हर्बेरियम वह होता है, जिनको बताने मैं बता दूं, कि इस पौधे को जंगल से लेकर के उसका जो दर्शनी जो दिखाना चाहते हैं उसको थोड़ा केमिकल लगा करके उसको ड्राई कर करके कागज में लगा करके उसको चिपका करके सुखा करके रखा जाता है, जिससे यह पता चले कि यह कौन सा पौधा है और कहां पर पाया जाता है। उसका लाइव पौधों को इकट्ठा करके रखने का काम भी पतंजलि में बहुत बड़े लेवल पर है। फिर हमने प्रयास किया सरकारी माध्यम से, हमने कहा कि हमको थोड़ा सा पांडुलिपियां चाहिए, प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन काल के जो हस्तलिखित, जो जिसको पांडुलिपि बोलते हैं, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, हमको चाहिए। बहुत प्रयास करने पर भी हमको नहीं उपलब्ध हो पाया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही, पर हमको लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 70 लाख पेजेस, यानी 70 लाख के लगभग पन्ने, डिजिटल पन्ने, जो पांडुलिपियों की आज पतंजलि के रिसर्च सेंटर में, जो कि 80,000 से ज्यादा किताबें होती हैं, इतनी किताबें आज संस्थान के पास उपलब्ध है। उसके बाद में फिर लोगों ने कहा कि क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल को लेकर के, चाहे वो इन विवो हो इन विट्रो हो, आज जिस लेवल का एनिमल हाउस हमारे पास है, जिस लेवल का हम इन विवो और इन विट्रो का ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि पूरे देश के अंदर इकलौती आयुर्वेदिक संस्था है जहां बायोसेफ्टी लेवल 3 लेवल का रिसर्च जहां पर हो रहा है, वो पतंजलि है। अभी हमने लेटेस्ट शुरू किया सी एलिगेंस के ऊपर। आयुर्वेद बोला अच्छा सी एलिगेंस के ऊपर काम हो रहा है, हमारे यहां हो रहा है। अभी हम लोगों ने काम किया क्वांटम डॉट्स के ऊपर। क्वांटम डॉट्स होता है कि जो क्वांटम फिजिक्स वगैरह, मेरे को बहुत साइंस, मैं गुरुकुल वाला ही आदमी हूं, तो मैं थोड़ा बता देता हूं क्योंकि काम करता हूं इसलिए पता चल जाता है। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अभी हमारा एक पेपर उसमें पब्लिश हो रहा है। तो ऐसा कोई फील्ड नहीं है, यानी आयुर्वेद को दुनिया में स्थापित करने के लिए वो कौन सी चीज की आवश्यकता है, उस चीज को पतंजलि कर रहा है। क्योंकि महाराज जी का मानना यह है कि काम हमको वह करना चाहिए। विज्ञान तो आयुर्वेद प्राचीन काल में भी था, ऋषियों ने भी बहुत काम किया था, पर आज यदि आयुर्वेद को कहें तो दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने का काम करने की आवश्यकता है। उसी को दुनिया की भाषा में अनुसंधान कहते हैं। तो पतंजलि कर रहा है, वो बड़े लेवल पर कर रहा है, तो ये एक बड़ा काम संस्थान से हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं धन्यवाद करूंगा अभी आदरणीय जयंत पुजारी, जो अभी आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम में वो चेयरमैन है, वो आए कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो आयुर्वेद के पेड़ पौधे और वनस्पतियां हैं उनका जो नाम नहीं है, नामकरण करना चाहिए। मैंने सुना है कि आपने कुछ किया है, ऐसा उन्होंने हमको कहा। हमने कहा हाँ हमने किया है वैद्य जी, और हमने इतना किया है कि दुनिया के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो लीनियस ने जो नामकरण की प्रक्रिया शुरू करी थी, उसको हमने द्विनाम पद्धति को संस्कृत भाषा के अंदर बनाते हुए पूरी धरती के पेड़ पौधों की नामकरण करने की जो प्रक्रिया है, उसका जो पूरा मेथड, मैकेनिज्म, जो पूरा सिस्टम है, वो डेवलप हो चुका है। और हम करीबन 50,000 पौधों के नामकरण कर चुके हैं। और वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया में जितने भी पौधे हैं उन सबका संस्कृत में ना, संस्कृत आश्रित, यानी हमने पूरा वैदिक पादप वर्गीकी के नाम से संस्कृत भाषा में नाम बना करके, और वह सब उनमें प्रकाशित भी हम कर चुके हैं। लोगों ने कहा, कुछ लोग होते हैं ना, बोले आपने तो नाम रखा पर मानेगा कौन। हमने कहा यदि नाम रखने का मद्दा दम हम में है ना, मनवाने का दम भी हम में है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। जितने रिसर्च पेपर हमारे इंटरनेशनली छपते थे, उनमें जब नाम देना होता था, हमने अपने नाम देना शुरू किया। उन नामों के साथ में वो सारे पेपर छप गए, हो गया इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट। दुनिया को मानना हो मानो, मत मानना मन मानो, हमने तो मनवा दिया दुनिया को।
और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए, आज मैं महाराज जी के सामने भी ये बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग बैठ करके बातें बुतें होती नहीं है, तो इधर से आपको सुना रहा हूं, तो कुछ बातें शायद महाराज जी को सुना पा रहे हैं, क्योंकि बैठते हैं तो फिर कौन सी बात होती है महाराज जी, अब मत हंसना तुम। हाँ, तो बात यह है कि हमने आज दुनिया के सारे सारे लोगों ने उसको अभी मानना शुरू कर दिया है। तो सारे ऋषियों ने सृष्टि से लेकर के आज तक जो उपलब्ध साहित्य है, कई लोग कहते हैं, एक बात मैं और भ्रम का निराकरण कर देना चाहता हूं, यह सही बात है, कालांतर में कुछ पौधे लुप्त हो जाते हैं, कुछ पौधे पैदा होते हैं, परंतु संस्कृत के भाषा के अंदर में जो विविध तरह के जो नाम हैं, उन नामों को लेकर के इतना भ्रम था। पौधे तो थे मुश्किल से 1000 पौधे, पर नाम थे लगभग 23,500 नाम उनके अंदर थे। तो उन नामों को, कि उन 23,500 नाम में से वो कौन सा नाम किस पौधे के लिए है, उसको प्रामाणिकता के साथ में काम कर करके पूरा आयुर्वेद कोश बनाने का काम भी, उनके नामों के निर्वचन के साथ में, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ में, वह काम भी पतंजलि ने किया है। वो पूरा होने की स्थिति पे है, अभी आ जाएगा, वो अप्रैल तक हम निकाल देंगे। और ऋषि लोग महान थे, हमारे सबके लिए पूजनीय थे, परंतु आयुर्वेद मात्र 1000 से कम पौधों पर था आज तक। जब बात आती है जड़ी बूटियों की, मैं आपको बता देना चाहता हूं, दुनिया में करीबन 11,500 पौधे, चाइना ने, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, टीसीएम के अंदर उन लोगों ने 11,500 पौधे डाल रखे। हम आयुर्वेद के अंदर पौधों की गणना करते हैं, हम 1000 पौधों में हैं। 1000 पौधों से ज्यादा का तो संस्कृत में भी नाम भी नहीं है। पर आज हमको कहते हुए प्रसन्नता है, पतंजलि की वजह से लगभग 50,000 नाम तो हो चुके हैं। 3,60,000 का दम हम रखते हैं। थोड़े से मेरे महाराज जी के आशीर्वाद से थोड़े सन्यासी ब्रह्मचारी और मिल जाए, ये तो इन ब्रह्मचारी सन्यासियों के सहयोग के बिना है। अभी तो ये मिल जाएंगे तो मैं 3,60,000 नहीं महाराज, मैं वो भी करके दे दूंगा, जितने भी जीव जंतु धातु पेड़ बाकी जो जो चीजें हैं ना, पूरी के पूरे नामकरण कर दूंगा मैं पादप वर्गीकी से। क्योंकि अभी हमारे पास वो सिस्टम मैकेनिज्म वो हम डेवलप कर चुके हैं। जो द्विनाम पद्धति है हमारे पास जितने भी हैं, सारी धरती की चीजों का हम नामकरण करने का सामर्थ्य पतंजलि रखता है। ये बड़ी बात है। लोग अपने बच्चे का नाम नहीं रख पाते। तो और वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, एडवांस है। तो एक यह काम पतंजलि के द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, टोटल जैसे मैंने कहा आपको कि आयुर्वेद की परंपरा में, आयुर्वेद विश्व भेषज संहिता के रूप में, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया की बात तो मैंने बता दी, शास्त्र के रूप में आयुर्वेद की परंपरा में लगभग 20,000 से ज्यादा पौधे। मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे जो भारत में जो प्लांट्स बायोडायवर्सिटी है ना, जो प्लांट्स किंगडम है, जो जो पेड़ पौधों की जो जड़ी बूटियों की दुनिया है ना, उस दुनिया में लगभग ऐसा माना जाता है कि इस देश के अंदर कोई कहता है 18,000 पौधे हैं, कोई कहता है 20,000 हैं, कोई कहता है 22,000 हैं। लगभग 18-19,000 आप मान सकते हैं, परंतु दुर्भाग्य से उनका प्रॉपर कोई डेटा डॉक्यूमेंटेशन, कोई फ्लोरा भी अवेलेबल नहीं है। वह काम भी हम बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं। और हमने तो इतना काम, जैसे मैंने बोला कि पूरी दुनिया के पौधे, जैसे आपने पीछे सुना होगा,
आप लोगों को लगता होगा कि हमारा चावल भी पेटेंट हो गया, बासमती पेटेंट हो गया, नीम पेटेंट हो गया, हल्दी पेटेंट हो गया। थोड़ा दर्द तो होता है, लगता है कि हमारा है और कोई ले गया, परंतु वो हमारा रुका कैसे? वो हल्दी नीम चावल कैसे रुका? सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि वो ट्रेडिशनल नॉलेज में, जो हमारी शास्त्रीय परंपरा के अंदर, उन ऋषियों के श्लोकों में, हमारे निघंटुओं में, हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में उनके गुणों का वर्णन पहले से था। इसलिए कहा कि ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, हमने क्लेम किया और उनका वो पेटेंट कैंसिल हो गया। तो अब मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, इसमें एक समझने की बात एक और है। यदि वर्ल्ड वाइज पेटेंट पे जाते हैं तो एक पेटेंट को लेने के लिए लगभग 2.5 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ रुपए लगता है। एक पेटेंट कितने दिन के लिए मिलता है? एक पेटेंट लगभग 20 वर्ष के लिए होता है। तो इतने पैसे लगते हैं और 20 वर्ष के लिए लगते हैं। तो हमने पूरी दुनिया के जो पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां हैं उनको अभी हमने छांटा। जो महत्वपूर्ण पौधे हैं, लगभग हमारी दृष्टि में हमने 20,000 पौधे, 21,000 पौधे अभी हमने अलग से छांट लिया है। उनके ऊपर अब हम शास्त्रीय ढंग से श्लोक बनाने का काम कर रहे हैं और श्लोक बना करके उनके ऊपर उनके गुणों को लिख करके संस्कृत भाषा में लिख करके जब हम छोड़ करके जाएंगे तो उसमें 20,000 में कम से कम ये मान करके चलो 15,000 पौधे तो विदेशों के हैं। तो हमारे पेटेंट तो क्या करेंगे? उनको अपने पौधों को पेटेंट करने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ये काम पतंजलि कर रहा है, क्योंकि वो सारा नॉलेज, क्योंकि संस्कृत भाषा तो उनकी बाप की भाषा तो है नहीं। जब पेटेंट के लिए जाएंगे पहले ही संस्कृत में लिखा हुआ होगा। अभी महाराज जी से परमिशन ले रखी है, मैं तो भी सब वो श्लोकों को भी ताम्रपत्र में बनवा बुनू के पहाड़ी की जगह भी ढूंढ ली है, वहीं गाड़ गुड़ करके जाऊंगा। धरती भी खत्म हो जाए तो खत्म नहीं होंगे श्लोक। तो वो अपने का पेटेंट क्या लेंगे, हमारा क्या पेटेंट लेंगे? वो अपने भी पेटेंट नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वो संस्कृत भाषा के अंदर उनके गुणों को वर्णन होकर के, उनका डॉक्यूमेंटेशन होकर के, उसको छोड़ करके हम दुनिया से जाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा काम होगा। इतना ही नहीं, मैं आपको और बता दूं, इसको थोड़ा सा, ये जो सुन रहे हो ना आप लोगों को, जाकर के जब योग की बाकी की बात करते हो तो ये भी बातें आप लोग क्या करो कि पतंजलि क्या करता है। एक पौधे के अंदर यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि कम से कम यदि 2 पेटेंट मैं मान लूं तो 20,000 का मतलब हो गया करीबन 40,000 पेटेंट्स के बराबर काम। और वो तो 20 साल में खत्म हो गए तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मैं चलो उतना भी नहीं मान लो, तुम एक पौधे का एक पेटेंट मान लो तो 20,000 भी मान लो, क्योंकि महाराज जी को आजकल वित्त वाली जो बातें हैं, शेयर बाजार उसका इतना और इतना कमाई, अभी तो उसकी बात कर रहे थे, कौन सा है वो, अडानी अंबानी, मेरे को तो नाम भी नहीं पता। अपन तो फकड़ा आदमी, सच मानो मेरे को नहीं पता रहता, अरे मेरे को समझ में भी नहीं आती। पर मैं बता देता हूं हिसाब किताब, महाराज जी आपने कितना कमाई करे मुझे नहीं पता, पर मैं आज बता देता हूं कि हमने कितनी कमाई करके दी है। आज हिसाब लगा लो, यदि उसको 20,000 पौधे का, हर पौधे का एक पेटेंट के बराबर मान लो तो भी 3 करोड़ एक पौधे का पेटेंट का, वर्ल्ड वाइज का पेटेंट का मान लो तो 20,000 तिया 60,000 करोड़ की कमाई मैं करके तुमको अगले साल तक सौंप दूंगा। 60,000 करोड़, इतनी कमाई, और ऑथेंटिक है, हवा हवाई नहीं है। और वो ऐसी कमाई है, बाकी कमाई तो घट बढ़ जाएंगे, हमारे वाला तो महाराज जी परमानेंट है वो। हाँ, वो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वह काम पतंजलि कर रहा है। लोग कहते हैं कि पतंजलि देश के लिए क्या कर रहा है? बोल दो तुम्हारे माई बाप और तुम्हारे खानदान ने नहीं किया, आने वाली 7 पीढ़ियां नहीं करेगी, वो काम पतंजलि कर रहा है। तो जवाब देने के लिए कई बार लोग आते, बोले हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, तुमने सारी रामायण सुन लिया, फिर बैठ के कोई पूछे कि सीता कौन थी। अरे भाई, ये हमको पता होना चाहिए पतंजलि क्या कर रहा है। आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है भारत सरकार आयुर्वेद के लिए। मैं बता देना चाहता हूं, 1 करोड़ पेशेंट्स का डेटा ईएमआर सिस्टम पतंजलि के पास है, जो भारत सरकार के पास भी नहीं है।
यानी जो काम सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके वो नहीं कर सकती है, नहीं कर रही है, नहीं कर पा रही है, दम नहीं है, वो दम पतंजलि में है जो पतंजलि कर रहा है। ये प्रामाणिक चीजें हैं, ऑथेंटिक बातें हैं। ये कोई भाषण प्रवचन की बात नहीं है, ये शब्दों की ध्वनि नहीं है, ये कर्म की ध्वनि है जो पतंजलि के द्वारा हो रहा है। तो ये जो कार्य है जड़ी बूटी के क्षेत्र में पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए, आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 35 से ज्यादा ग्रंथ आज पतंजलि से प्रकाशित हो चुके हैं। लास्ट में एक बड़ी सी बात, हालांकि मेरे को वो कल से वो बात दिमाग में आ रही थी, कल ही पैदा हुई थी। आज सुबह सुबह मैंने थोड़ा सा अपने एक दो बच्चों को वो बात कही हुई थी कि मैंने कहा बोलूंगा तो अभी एकदम मुझे लगता है अभी बता कर निपटा देता हूं। ये बैठे हैं हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, एक विद्वान इधर है, एक हमारे इधर भी बड़े विद्वान हैं। अब मैं नहीं हूं, मेरी तरफ देख कर मतलब हंसो, मैं तो जो हूं वही हूं, बस ठीक है। भगवान मैं तो कहता हूं जो भी तुम हो सब यूनिक हो, अपने आप को यूनिक मानो और मस्त रहो, पर काम करते रहना, बस इतनी सी बात है। कोई किसी के पीछे लगेगा, नकल करने लगेगा तो अपनी भी भूल जाएगा, इसलिए तुम जैसे हो वैसे रहो, उसी में दिव्य भव्य और महान और आगे बढ़ने की सोचो, वही महानता है। तो मैं ये कह रहा था कि महाराज जी ये बता दो, चलो आपसे ही पूछता हूं, पूरे संस्कृत साहित्य में कल तो महाराज जी ने जो रूप दिखाया, मैं नहीं चाहता कि फिर अब मांसाहार की बात अभी छेड़ दूं दोबारा। तो मांसाहार, शाकाहार, फलाहार और वृक्षाहार और जो भी आहार है, मिट्टी आहार, पत्थर आहार, सब मिला मुलो करके दुनिया में मेरे को यह बता दो कितने श्लोक होंगे महाराज जी संस्कृत साहित्य में जो लिखे हुए श्लोक, जो अच्छे बुरे प्रक्षेप ओरिजिनल सब मिला करके कितने होंगे महाराज जी? बता दो विद्वान लोगों। 7-8 लाख टोटल सारे लगभग 50 लाख होंगे ना 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख होंगे, 20 लाख होंगे, जितने भी होंगे। कितने होंगे सोच लेना, चलो अच्छा घर जाके हिसाब लगा लेना, जैसे बाकी चीज के हिसाब लगाते हो ना, सब मिला करके। हाँ बताओ जी बताओ, एक जने हाथ उठा रहे बाबा जी। वाह कमाल कर दिया, एक ही है श्लोक, तो बाकी तो श्लोकों के भाई बंधु हैं। चलो भाई भाई बंधु कुणवे की बात कर रहा हूं मैं तो हाँ बोले श्लोक तो एक है, बाकी बोले बाकी तो बोले उसके भाई बंधु हैं। तो पुराण दर्शन उपनिषद सब मिला करके 10 लाख से ज्यादा नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, लगभग 1.5 लाख श्लोक नए शास्त्रों के रूप में रचे जा चुके हैं, और आने वाले 3 साल में हम 5 लाख पार कर देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। और इसमें महाराज जी आपको बहुत कुछ सहयोग करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, आपको बहुत गिफ्ट देते हैं, आप बड़े प्यारे शिष्य हो। अब मैं सोचूं मैं क्या करूं तुम्हारे साथ। अच्छा हम तो हमारा आमना सामना भी होता है, तो वैसे तो आते भी कम है मेरे आमना सामना, उनको पता है आचार्य जी 2 सुना करके भेजेंगे, सोचते कौन सुनने के लिए जाए। हाँ लोग तो वहां है ना, कहीं माल मिले, माल की जगह वहां पर कोई बवाल मिले, कौन जाएगा। क्योंकि हमें शिकायत, एक बात और बता दूं, जिंदगी में जिस आदमी को अपने से शिकायत हो ना, वो आदमी कुछ कर गुजरता है, वही दूसरे के अंदर एक दूसरे से भी शिकायत कर सकता है। जो अपने आप संतुष्ट बैठा वो दूसरे को शिकायत कभी कर नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। यानी जो सुनाता है सुनने का मद्दा भी रखता है, तो एक साइड वन साइडेड नहीं चलता है, ये ध्यान रखना हमेशा। तो इसलिए सुनाता हूं, और पर मर्यादा में और लिमिट में सुनाता हूं। तो मैं इतनी ही बात कह दूं, आज तो खुश करके भेज दूंगा तुम लोगों को एक लाइन में। महाराज जी के आने से पहले इस दुनिया में, महाराज जी के प्रकट होने से पहले और उनका उद्भव आविर्भाव होने से पहले, और क्या कहेंगे उसको, और क्या क्या होता है, अवतरण से पहले, अवतार से पहले, और इस धरती में दृश्यमान होने से पहले, और क्या रहेगा जी, कुछ रहेगा तो बता दो। तो हाँ प्रकट कर दिया पहले ही, वो पहले कर दिया। तो उससे पहले
योग को लेकर के कोई ग्रंथ में यदि हम देखें, हम ये कहते हैं कि ठीक है, योग का प्रादुर्भाव भगवान शिव से हुआ, आदि योगी शिव थे, ठीक है। लेखन का काम महर्षि पतंजलि ने किया। पतंजलि के बाद विधिवत जो आज हमें उपलब्ध है योग दर्शन, और व्यास जी ने उसका भाष्य कर मारा, तो वो एक परंपरा है। फिर उसके बाद भगवत गीता, उपनिषद, ये सब योग के ही हमने अंगीभूत मान लिए। फिर बाद में ये योगासन वगैरह के लिए, पुष्चस वगैरह के लिए हिरण्य संहिता है, हठ प्रदीपिका है जिसको हठयोग प्रदीपिका भी बोलते हैं, ये सब ग्रंथ आदि इत्यादि शुरू हुए। थोड़ा गोरक्ष संहिता वगैरह गोरक्षनाथ जी की परंपरा में भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत लिखा। फिर कुछ जैनिज्म, कुछ बुद्धिज्म में भी थोड़ा बहुत योग को लेकर के कुछ कुछ लिखा गया है, वो परंपराएं सब शुरू हुई। परंतु शास्त्रों की यदि लिपिबद्ध रूप में देखा जाए तो इतनी व्यवस्थित और प्रामाणिक नहीं है। योग के यदि वर्गीकरण करते हैं तो योग का एक पहलू, एक पक्ष है सिद्धांत पक्ष, जहां पर अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ है। हम सब जानते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सत्य, हिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, ये सब शब्द हैं। इन शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, ये सिद्धांत पक्ष है। इसके अतिरिक्त क्रिया पक्ष में जाते हैं तो आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, क्रियाएं हैं, सूक्ष्म व्यायाम है। फिर इसके बाद में जाते हैं तो आपका ध्यान की विधाएं हैं। ये 7, 8, 9 प्रकारों में इनको बांधा जा सकता है। तो मैं आज ये बात कह करके जा रहा हूं, उसमें भी क्योंकि महाराज जी की थोड़ी कृपा प्रसाद मुझे जरूरत है। मैंने अभी मीटिंग भी ली थी थोड़े ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों सन्यासियों से। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि योग को लेकर के मैंने सोच भी लिया है। महाराज जी मना भी करेंगे तो सुनने सुनाई कई बार अच्छे कामों के लिए भी मना कर देते हैं। ठीक है, पर कोई बात नहीं। तो हम जो है इसका नाम चलो, महाराज जी को ये तो लग रहा है कि ये शिकायत तो कर सकता है। ये बड़ी बात है एमपी सिंह साहब। तो मैं बता देता हूं कि हमने लगभग इन सारी विधाओं को लेकर के 4000 से ज्यादा आसन हैं, 150 से ज्यादा प्राणायाम हैं, मुद्राएं, क्रियाएं सब करते कराते यह इनकी जो संख्या है, इनको हम नया शास्त्र बना रहे हैं। उस शास्त्र का नाम है योग ऋषि संहिता। तो जो योग ऋषि संहिता है, लगभग वो संहिता ग्रंथ मेरा लगभग 40,000 श्लोकों में पूर्ण होगा। तो लगभग उस 40,000 श्लोकों का ग्रंथ लगभग 5 वॉल्यूम में प्रकाशित होएगा। ये मान करके चलिए लगभग वो 5,000 पन्नों का होगा। वो 4.5 से 5,000 पन्नों का। तो मेरा लक्ष्य यह है, हालांकि उसमें हम बाकी आसनों के फोटो वगैरह के लिए अलग तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो हमको और समय लगेगा। अभी उस फोटो वगैरह की तैयारी नहीं होगी, पर श्लोक और उनका अर्थ हिंदी में होगा। हमारा लक्ष्य है कि संन्यास दिवस पर महाराज जी के चरणों में उसको सुपुर्द कर दें, और महाराज जी आपको पुरस्कार देंगे, मेडल देंगे और क्या क्या देंगे। जो ईमानदारी से यदि एक कक्षा भी कोई लगाता हो, ईमानदारी से, और 5-10 वर्ष जो भी, वो मैं छोड़ देता हूं ये प्रभारी गणों के ऊपर, क्योंकि ये भी कभी कभी ना प्यारा बेप्यारा कर देते हैं, फिर कहेंगे शिकायत करता है। तो ईमानदारी का तो कोई भी कर रहा, मतलब प्यारे में इतना होना चाहिए कि वो कम वाले को ज्यादा नहीं बता देना चाहिए, बस इतना ही बहुत है। ज्यादा वाले तो ज्यादा कर ही रहा है। तो उसमें हम एक एक सेट पुस्तक निःशुल्क गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप, जिससे कि आपके आने वाली पीढ़ियां याद करें मेरा बापू, मेरी माई, मेरा बाप योग से जुड़ा था। तो बोले इसका प्रमाण, बोले ये है क्योंकि स्वामी जी ने फ्री में दिया था। वो मेडल तो गायब भी हो जाए, वो किताब 5,000 पन्नों की 5 वॉल्यूम कहां फेंकेगा वो। और आपका काम है उसको पढ़ भी लेना, जरा खोल के देख भी लेना। तो वो पुस्तक हम आप सबको देंगे। तो उसके लिए पदार्थ महाराज जी का, साधन महाराज जी का, पैसे भी महाराज जी के। हमको तो कंजूस हूं, पर ठीक है, ये तो बांट ही दूंगा आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। थोड़ा बहुत काम किया था, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो हमने कहा हम आपसे बता दें, हमने बता दी।
यही हमारा रिपोर्ट कार्ड है, यही हमारा काम है। कुछ काम और कर रहे हैं बाकी के लिए भी, फिर जिससे कि अगली बार मिलोगे तो अगली बार बता देंगे। धन्यवाद। ओम।